नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे कहानी और स्टोरी चैनल पर। यहाँ हर रोज होती है एक नई कहानी। हर कहानी में छुपा होता है एक राज। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आपको सुनाने वाले हैं सीलर किलर रमन राघव की कहानी। तो आपका स्वागत है। कहानी साइको किलर रमन राघव की, जिसने उड़ा दी थी मुंबई शहर की नींद। 60 के दशक में मुंबई का अपना रुआब था। उस वक्त देश भर के कोने कोने से लोग रोजगार की तलाश में यहां आते थे। वजह ऐसी कि लोगों को हर तरह का काम यहां मिल जाता था। हालांकि जिन लोगों के पास किराए पर रहने की व्यवस्था नहीं होती, वह फुटपाथ को अपना सहारा बना लेते। लेकिन 1960 का दशक मुंबई के फुटपाथ पर सोने वाले गरीब मजदूरों के लिए काल साबित हुआ। आज के समय में बहुत से लोगों के मन में साइको किलर के नाम से कुख्यात रमन राघव को लेकर यादें धुंधली होगी, या फिर कईयों को इस बारे में पता भी ना हो। लेकिन 60 के दशक में यह शख्स गरीबों के लिए यमराज से कम नहीं था। रमन राघव के पुराने इतिहास के बारे में पुलिस रिकॉर्ड में ज्यादा जानकारी नहीं है। हालांकि माना जाता था कि वह दक्षिण भारत का रहने वाला था। 1965 के समय में मुंबई में फुटपाथ पर सोने वाले लोगों की हत्याओं की खबरों ने सभी को सन्न करके रख दिया था। पुलिस भी अनजान थी कि आखिर कौन है जो रात के अंधेरे में बेसहारों को अपना शिकार बना रहा है। अधिकतर रात में होने वाले कत्लों में हत्या का एक ही तरीका इस्तेमाल किया गया था, जिसमें लोगों के सिर पर किसी भारी चीज से वार किया गया था। एक साल के अंदर करीब 1.5 दर्जन लोगों के ऊपर जानलेवा हमले हुए, जिनमें से 9 लोग मारे गए। वहीं इस अनजान हमलावर के पकड़ में न आने के चलते मुंबई पुलिस सहित जनता भी हैरान थी। लोग शाम होते ही अपने अपने घरों की ओर लौटने लगते। वह ऐसा समय था जब लोग खुद बचाव के लिए लकड़ी या डंडा लेकर चलने लगे थे। हालांकि बीच के एक साल इन घटनाओं में ब्रेक लगा रहा। साल 1968 में एक बार फिर हत्याओं का दौर शुरू हुआ, लेकिन इन सब में वारदात की जगहें अलग अलग थीं। पुलिस जांच में जुटी थी और कई घायलों की मदद से इस हमलावर का स्केच बनवाया गया, जिसके आधार पर मुंबई पुलिस के एक इंस्पेक्टर ने इस खूंखार हत्यारे रमन राघव को पहचान लिया। थोड़े ही समय में गिरफ्तार रमन राघव को पूछताछ के बाद सबूतों के अभाव में छोड़ दिया गया। इसी बीच इन हत्याओं का मामला क्राइम ब्रांच के पास गया और 27 अगस्त 1968 को रमन राघव को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस पूछताछ में रमन ने बताया कि 3 साल के भीतर उसने करीब 40 लोगों को मौत के घाट उतारा है। वहीं पुलिस का मानना था कि यह आंकड़ा और भी ज्यादा हो सकता है। इस हत्यारे ने फुटपाथ पर सोए बुजुर्ग, महिला, पुरुष, युवा और बच्चों सभी को अपना शिकार बनाया। पूछताछ के दौरान पुलिस ने उसकी मेडिकल जांच कराई तो डॉक्टरों के पैनल ने उसे मानसिक रूप से विकृत बताया। फिर निचली अदालत ने लंबी सुनवाई के बाद उसे मौत की सजा दे दी। इस सब के बीच रमन राघव ने सजा के खिलाफ कोई अपील भी नहीं की। हाई कोर्ट ने 3 मनोवैज्ञानिकों के पैनल से उसके मानसिक स्तर की जांच कराई। मनोवैज्ञानिकों के पैनल द्वारा किए गए कई घंटों के इंटरव्यू के बाद निष्कर्ष निकला कि वह दिमागी रूप से बीमार है। ऐसे में उसकी सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। इसके बाद उसे पुणे की यरवदा जेल में भेज दिया गया, जहां कई सालों तक उसका इलाज भी चला। वहीं साल 1995 में साइको किलर रमन राघव की किडनी की बीमारी के चलते सस्सून अस्पताल में मौत हो गई। 1929 में तमिलनाडु के एक छोटे से शहर में जन्मा राघव ने कभी स्कूली पढ़ाई नहीं की। उसे बचपन से ही चोरी की आदत पड़ गई। अगस्त 1968 में मुंबई के बाहरी इलाके में हत्याओं की एक श्रृंखला हुई। फुटपाथ और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को सोते समय पीट पीट कर मार डाला गया। सभी हत्याएं रात में हुईं और किसी कठोर कुंद वस्तु का उपयोग करके की गईं। हत्याओं की ऐसी ही श्रृंखला कुछ साल पहले 1965-66 मुंबई के पूर्वी उपनगरों में हुई थी। उस वर्ष लगभग 19 लोगों पर हमला किया गया था, जिनमें से 9 पीड़ितों की मृत्यु हो गई थी। पुलिस को रमन राघव पर शक हुआ और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। एक बेघर आदमी पुलिस फाइलों में उसका पुराना जिक्र था और डकैती के आरोप में उसने 5 साल जेल में बिताए। चूंकि उसके खिलाफ अपराधों की नई श्रृंखला के लिए कोई ठोस सबूत नहीं मिल सका, इसलिए पुलिस ने उसे जाने दिया।
1968 में जब हत्यारे ने दोबारा हमला किया तो पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की। तत्कालीन पुलिस उपायुक्त सीआईडी रमाकांत कुलकर्णी ने जांच का जिम्मा संभाला और शहर में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया। इस प्रयास में पुलिस उसे गिरफ्तार करने में सफल रही। अपने कबूलनामे में उसने स्वीकार किया कि उसने 1966 में जीआईपी ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे, जिसे तब सेंट्रल रेलवे भारत के नाम से जाना जाता था, लाइन पर 41 लोगों की हत्या की थी और 1968 में उपनगरों में लगभग 1 दर्जन लोगों की हत्या की थी। हालांकि संभावना है कि उसने और भी कई लोगों की हत्या की हो। मुंबई में बड़े पैमाने पर सार्वजनिक चिंता और दहशत थी। झुग्गियों और अपार्टमेंटों के निवासी खुले में या खुली खिड़कियों और बालकनियों में सोने से डरते थे। पुलिस उप निरीक्षक एलेक्स फियाल्हो ने राघव को उन लोगों से प्राप्त रिपोर्टों और विवरणों से पहचाना जिन्होंने उसे देखा था। फियाल्हो ने उसकी तलाश की और क्षेत्र के 2 सम्मानित गवाहों की मदद से उसे हिरासत में लिया। वह रमन राघव होने का दावा करता था, लेकिन पुराने रिकॉर्ड से पता चला कि उसके कई उपनाम थे, जिनमें सिंधी दलवई, तलवई, अन्ना, थंबी और वेलुस्वामी शामिल थे। उसने जो बुशर्ट और खाकी निकर पहन रखी थी, उस पर खून के धब्बे थे और उसके जूते बेहद गंदे थे। उसकी उंगलियों के निशान रिकॉर्ड पर मौजूद उंगलियों के निशान से मेल खाते हैं और पुष्टि करते हैं कि वह रमन राघव उर्फ सिंधी दलवई है। उन्हें 2 व्यक्तियों की हत्या के आरोप में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत गिरफ्तार किया गया था। प्रारंभिक सुनवाई अतिरिक्त मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट की अदालत में हुई। काफी देर तक राघव सवालों का जवाब देने से इनकार करते रहे। हालांकि पुलिस द्वारा खाने के लिए चिकन व्यंजन के उनके अनुरोध को पूरा करने के बाद उन्होंने उनके सवालों का जवाब देना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने अपने हथियार और अपनी कार्यप्रणाली का वर्णन करते हुए एक विस्तृत बयान दिया। इसके बाद मामला सेशन कोर्ट, मुंबई को सौंप दिया गया। जब 2 जून 1969 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मुंबई की अदालत में मुकदमा शुरू हुआ, तो बचाव पक्ष के वकील ने एक आवेदन दिया कि अभियुक्त मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण अपना बचाव करने में असमर्थ है, और उसने यह भी कहा कि अपराध करते समय भी कथित अपराधों में अभियुक्त मानसिक रूप से विकृत था और यह जानने में असमर्थ था कि उसके कृत्यों की प्रकृति क्या थी या वे कानून के विपरीत थे। रमन ने 41 हत्याएं करने की बात कबूल की। अपने कबूलनामे के बाद वह पुलिस बल को शहर भर के दौरे पर ले गया ताकि वह उन स्थानों को दिखा सके जहां वह काम करता था और उस छड़ी को प्राप्त करने के लिए जो उसने उत्तरी उपनगरों में छिपाई थी। इसलिए आरोपी को पुलिस सर्जन मुंबई के पास भेजा गया, जिन्होंने 28 जून 1969 से 23 जुलाई तक उस पर नजर रखी और राय दी कि आरोपी न तो मनोविकृति से पीड़ित है और न ही मानसिक रूप से विकलांग है। उसकी याददाश्त अच्छी है, उसकी बुद्धि औसत है और अपने कृत्यों की प्रकृति और उद्देश्य से अवगत है। वह अपने खिलाफ कार्यवाही की प्रकृति और उद्देश्य को समझने में सक्षम है और प्रमाणित रूप से पागल नहीं। इस चिकित्सकीय राय के साथ मुकदमा आगे बढ़ा। अभियुक्त ने अपराध स्वीकार कर लिया। मुकदमे के दौरान मुंबई के नायर अस्पताल के एक मनोचिकित्सक को बचाव गवाह के रूप में उद्धृत किया गया था। उन्होंने 5 अगस्त 1969 को आर्थर रोड जेल में आरोपी का साक्षात्कार लिया था और सबूत दिया था कि आरोपी लंबे समय से क्रोनिक पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया से पीड़ित था और इसलिए यह समझने में असमर्थ था कि उसके कार्य कानून के विपरीत थे। बचाव में कहा गया, आरोपी ने हत्या का कृत्य किया था जिसका उस पर आरोप है। वह कृत्य की प्रकृति जानता था, अर्थात मनुष्यों की हत्या करना, लेकिन यह नहीं जानता था कि यह गलत था या कानून के विपरीत था। मुंबई के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को हत्या के आरोप में दोषी ठहराया और मौत की सजा सुनाई। रमन ने अपील करने से इनकार कर दिया। सजा की पुष्टि करने से पहले मुंबई उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि मुंबई के सर्जन जनरल को 3 मनोचिकित्सकों का एक विशेष मेडिकल बोर्ड गठित करना चाहिए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या आरोपी मानसिक रूप से विक्षिप्त था और दूसरा, क्या उसकी मानसिक विक्षिप्तता के परिणाम स्वरूप उसे अपना बचाव करने में असमर्थ। विशेष मेडिकल बोर्ड के सदस्यों ने 5 बार रमन से लगभग 2-2 घंटे तक पूछताछ की।
अपने अंतिम साक्षात्कार में जब उन्होंने उन्हें अलविदा कहा और उनसे हाथ मिलाने का प्रयास किया, तो उन्होंने यह कहते हुए ऐसा करने से इनकार कर दिया कि वह कानून के प्रतिनिधि हैं, जो इस दुष्ट दुनिया से संबंधित लोगों को नहीं छुएंगे। जांच रिपोर्ट इस प्रकार थी। बचपन के इतिहास के बारे में विवरण उपलब्ध नहीं है। उनके परिवार में मानसिक बीमारी के बारे में कोई विश्वसनीय इतिहास उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वह बचपन से ही चोरी करने की आदत में थे। उन्होंने शायद ही कोई स्कूली शिक्षा ली थी। वह एकांत प्रिय व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। 1968 में पुणे से लौटने के बाद से वह मुंबई के उपनगरीय इलाके के बाहर जंगलों में रह रहे थे। 5 साक्षात्कारों के दौरान उन्होंने संदर्भ के विचार और उत्पीड़न और भव्यता के निश्चित और व्यवस्थित भ्रम दिखाए। अभियुक्त ने जिन भ्रमों का अनुभव किया वे इस प्रकार थे कि 2 अलग-अलग दुनियाएं हैं, कानून की दुनिया और यह दुनिया जिसमें वह रहता था। एक निश्चित और अटल विश्वास कि लोग उसका लिंग परिवर्तन कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे सफल नहीं हो रहे थे। ऐसी धारणा थी कि सरकार उसे चोरी करने के लिए मुंबई लाती थी और उससे आपराधिक कृत्य करवाती थी। एक अटल विश्वास कि देश में 3 सरकारें हैं, अकबर सरकार, ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस सरकार, और ये सरकारें उन पर अत्याचार करने की कोशिश कर रही हैं और उनके सामने प्रलोभन डाल रही हैं। राघव की सजा को घटाकर आजीवन कारावास कर दिया गया, क्योंकि वह असाध्य मानसिक रूप से बीमार पाया गया था। वह पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में बंद थे और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च में उनका इलाज चल रहा था। जब उच्च न्यायालय के निर्देश पर उनकी जांच करने वाले डॉक्टरों के एक पैनल ने पाया कि वह कभी ठीक नहीं हो पाएंगे, तो उच्च न्यायालय ने 4 अगस्त 1987 के अपने फैसले में उनकी सजा को घटाकर आजीवन कारावास में बदल दिया। कुछ साल बाद 1995 में राघव की मृत्यु हो गई। ससून अस्पताल में। वह किडनी फेल्योर से पीड़ित थे।